तो आपको इसको देखना है और समझते हुए चलना है। आपकी किताब के अंदर जो लिखा हुआ है वही चीजें, वही इबारतें यहां पर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ध्यान से देखिए इसको कि गजल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और हर दिल अजीज सिन्फ कहलाती है। गजल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लगभग हर शायर ने, जो उर्दू अदब के शायर हैं, तकरीबन हर शायर ने गजल में अपने हाथ आजमाए हैं, गजल कही है। तो गजल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और हर दिल अजीज सिन्फ है, सिन्फ सुखन है। उर्दू की तकरीबन हर शायर ने इस सिन्फ सुखन में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए हैं। उर्दू शायरी के सरमाया में बेशतर हिस्सा गजल का है। सरमाया दौलत, उर्दू की जो शायरी का सरमाया है, जो दौलत है, जो खजाना उर्दू की शायरी का तैयार हुआ है, इस खजाने के अंदर बच्चों ज्यादातर हिस्सा गजल के शक्ल के अंदर ही है। ज्यादातर शायरों ने गजल ही लिखी है। गजल अरबी जुबान का लफ्ज है, इसकी पैदाइश अरबी कसीदा से हुई। कदीम अरबी कसीदा गोई करते वक्त, कदीम जो अरब के लोग थे वो कसीदा गोई करते वक्त एक हिस्सा कसीदे का होता है तशबीब। जब हम कसीदे के अज्जाए तरकीबी पढ़ेंगे तब यहां पर ये कसीदे के हिस्से आएंगे और हमें वो भी पढ़ना है, तशबीब वगैरह भी। तो कसीदे का आगाज तशबीब से करते थे, जिसमें गजल की हैयत में शेर कलमबंद किए जाते थे। गजल जिस तरह से गजल कही जाती है उसी अंदाज में शेर लिखे जाते थे। कदीम जो अरबी है वहां के लोग, अरब के लोग इस तरह तशबीब के अंदर अपने गजल लिखते थे। तो वहां से वो फारसी अदब में गई और फारसी अदब से हमारे उर्दू अदब के अंदर आई गजल। उर्दू में ये सिर्फ फारसी के असर से आई और फारसी ने इसे अरबी से मुस्तार लिया। मुस्तार यानी अखज करना, उठाना या उधार लेना, आर्जी तौर पर लेना मुस्तार कहलाता है। तो अरबी अदब से इसकी शुरुआत हुई। अरबी अदब में भी गजल के नाम से शुरुआत नहीं हुई थी, कसीदे के एक हिस्से के तौर पर इसको पढ़ा जाता था और कसीदे का एक हिस्सा होता था तशबीब। तशबीब के जरिए इसको पढ़ा जाता था, तशबीब में इसका जाहिर किया जाता था गजल का हिस्सा, और उस तशबीब को फारसी अदीब अपने अदब के अंदर ले गए और उसको गजल के नाम से लिखने लगे और फारसी अदब से उर्दू अदब के अंदर ये आ गई गजल। आगे आते हैं। गजल के लग़वी माने होते हैं बच्चों औरतों से बातें करना या औरतों के हुस्न और जमाल की तारीफ करना, ये लग़वी माने हैं इसके। और एक मैंने आपको बताया था कि जो हिरन शिकार होते वक्त, जब हिरन का शिकार किया जाता है, उसके घायल हो जाता है और वो मरने के करीब है, तो उसकी एक चीख निकलती है, दर्द भरी चीख निकलती है। तो उस दर्द भरी उसकी चीख को भी गजल कहा जाता है। और दूसरे माने हैं कि औरतों से बात करना या औरतों के बारे में, औरतों के हुस्न और जमाल की तारीफ करना, यह भी गजल कहलाती है। लेकिन गजल कभी भी अपने इस महदूद मायने में कैद नहीं रही, यह बात आपको ध्यान रखना है। माने तो है इसके औरतों से बातें करना, लेकिन गजल सिर्फ औरतों से बातें करने के मतलब में ही नहीं ली जाती है। गजल का मौजू बहुत वसी है, हर मौजू के ऊपर गजल लिखी गई है, हर तरह के टॉपिक्स के ऊपर गजल को लिखी गई है। कहीं ये वो नहीं है, शर्त नहीं है लिखी हुई कि औरतों के ऊपर ही लिखी जाएगी या औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ के अंदर ही गजलें लिखी जाएगी। गजल हर तरह के मौजूआत के ऊपर लिखी जा सकती है। उर्दू शोरा ने इस सिन्फ में औरतों के हुस्न जमाल और उनसे हुस्न और इश्क की बातों के साथ ही दिगर मौजूआत और ख्यालात पर भी अपने कलम की जुलानियां बिखेरी हैं। जुलानियां चमक बिखेरी है, रफ्तार दी है इसको कलम को लिखने के अंदर। तो जो इसका नाम है उससे हटकर हर तरह के मौजूआत के ऊपर जो हमारे शोरा हैं, जो हमारे शायर थे उर्दू अदब के, उन्होंने खूब गजलें लिखी हैं। शोराए उर्दू ने गजल में मुख्तलिफ कैफियत और जज्बात, मसलन सियासी, समाजी, मुआशरती मसाइल के साथ ही मजहब व इखलाक, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़, पंद व नसाही के नकात और कुदरती मनाजिर और मैदान जंग के वाक़यात तक बयान किए हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि गजल के लिए मौजूआत की कोई कैद नहीं है, हर तरह के मौजू लिए गए हैं। देखो आप, हर तरह के दुनिया भर के मौजूआत इसके अंदर शामिल हैं कि यहां पर आपको सियासी मौजू भी मिलेंगे, समाजी भी मिलेंगे, मुआशरती मसाइल भी मिलेंगे, जो हमारे मुआशरे के सामने मसाइल दरपेश आते हैं, जो हमारे सामने परेशानियां हैं, उनके ऊपर भी गजल लिखी गई है, उनकी इस्लाह के लिए भी गजल लिखी गई है। मजहबी मसले भी मिलेंगे, इखलाकी और तमद्दनी मसले भी इसमें मिलेंगे, तसव्वुफ का
सूफियाना जो होता है ख्यालात, उन ख्यालात के ऊपर भी गजल लिखी गई है। लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों को सीधे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए भी गजलें लिखी गई हैं। और पंद और नसाही के नकात भी, नकात यानी नुक्ते, तो नसीहतें करने वाले नुक्ते भी गजलों के अंदर शामिल करनी गई है। तो गरज आपको यह ध्यान रखना है कि गजल के माने तो होते हैं औरतों के हुस्न की तारीफ करना, बात करना, लेकिन इस हद के अंदर या अपनी इस तारीफ के अंदर गजल कभी भी मुकय्यद नहीं रही। वो आजाद दायरे के अंदर रही है। वो हर तरह के मौजुआत गजल के अंदर शामिल करे हैं। बहुत वसी है गजल के मौजुआत का दायरा। तो मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस सिन्फ में शोरा ने हर मौजू और हर मैदान पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। मौजू की कोई कैद नहीं है, आजादी है, हर तरफ आजादी है। जो चाहे मौजू, जो मौजू आप लेना चाहो, जिस मौजू पर गजल लिखना चाहो, उस मौजू पर आप गजल लिख सकते हो। और शोरा ने अपने मनचाहे मौजुआत पर गजलें लिखी हैं। गजलों के ऊपर मौजुआत की कोई कैद नहीं है। जैसा इसका नाम बताता है कि नाम देख के हमें लगता है कि ये तो भाई औरतों के हुस्न और इश्क की और मोहब्बत की बातें ही होंगी इसके अंदर, तो इसमें तो के अखलाकी बात नहीं हो सकती, तरह तरह की बातें इसमें बनाई जाती हैं। तो हमें उसके नाम के ऊपर नहीं जाना। मौजुआत इसका वसी है, हर तरह के मौजू इसमें शामिल किए जा सकते हैं। आगे आते हैं। साख्त या हैयत के एतबार से गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अब उसकी बनावट देखिए आप गजल की, कि गजल कैसे बनती है। तो गजल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। मतला किसे कहेंगे? गजल का वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। आपको यह ध्यान रखना है, दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। हम काफिया शेर के अंदर दो मिसरों में बटा हुआ शेर होता है, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा। उसके आखिर के अंदर हम आवाज अल्फाज जो आते हैं, आपको ध्यान रखना है, दोनों मिसरों के अंदर जो हम आवाज अल्फाज आएंगे वो कहलाते हैं काफिया। हम आवाज आएंगे, शक्लें अलग अलग हो सकती है उनका लिखने का अंदाज बदल सकता है, लेकिन उनके अंदर आवाज एक ही आएगी, एक जैसी ही आवाज आएगी। तो वो हम काफिया कहलाएंगे, वो दोनों हम काफिया कहलाएंगे। और साथ ही उनके पीछे काफिया के भी बाद एक अल्फाज और आएगा, कुछ लफ्ज और आएंगे। उनकी खास बात यह है कि वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो एक जैसे ही रहेंगे, बिल्कुल उसी शक्ल में, जैसे पहले मिसरे में है उसी शक्ल में दूसरे मिसरे में रहेंगे, वैसे के वैसे ही उनकी रवानगी चलती रहेगी। तो वो है रदीफ। शक्ल चेंज हो रही है, आवाज चेंज नहीं हो रही, मिसरे के आखिर में आ रहे हैं, वो काफिया हैं। और काफिया के बाद आते हैं रदीफ। ना तो उनकी आवाज चेंज होती है, ना उनकी शक्ल चेंज होती है। और काफिया के अंदर क्या है? काफिया की शक्ल चेंज होती है लेकिन आवाज नहीं बदलती, आवाज वो की वही रहती है। तो गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। ध्यान रखना है आपको इस चीज को बच्चों, हम काफिया और हम रदीफ होते हैं तो वो कहलाएगा मतला। पहला शेर मतला। अब अगर दूसरे शेर के अंदर भी मतला आ जाए तो वो हुस्न मतला। मतला आपको यह ध्यान रखना है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो वो मतला कहलाएगा। मतले के बाद भी मतला आ सकता है, उसके बाद भी मतला आ सकता है। तो जो दूसरा मतला आ रहा है उसको हुस्न मतला, उसके बाद भी मतला आ रहा है तो उसको मतला सानी। आपको मतले के नाम ध्यान रखने हैं। मतले के बाद फिर क्या होता है बच्चों गजल के अंदर? फिर पहला मिसरा तो अलग तरह का रहता है और दूसरा मिसरा जो रहता है वो मतले से हम काफिया और हम रदीफ रहते हैं। फिर वो मतले से दूसरा मिसरा मिलेगा, सिर्फ पहला मिसरा नहीं मिलेगा, दूसरा मिसरा मिलेगा। तो वो जो अशार हैं, फिर अशार चलते चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं फर्द। उन अशार को फर्द कहते हैं। तो मतला हो गया, हुस्न मतला हो गया और फिर फर्द हो गया। और उसके बाद आखिर के अंदर एक शेर ऐसा आता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आखिर के अंदर एक शेर आएगा, उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस आपको पता होना चाहिए बच्चों, और पता होगा आपको कि शायर शायरी के लिए, शायरी के एतबार से अपने नाम के साथ एक और नाम रखता है, अपने नाम से जुदागाना एक नाम रखता है। उस नाम को वो अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। तो तखल्लुस जिस शेर में इस्तेमाल किया जाएगा उस शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। तो एक हो गया पहला मतला
और दूसरा हो गया अगर मतले के बाद ही मतला आता है तो हुस्न मतला, और मतला नहीं है तो वो फर्द, अलग अलग अशार आ गए। और आखिरी जो शेर है जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहेंगे। अब साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ शेर ऐसे भी होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं, वो पूरी गजल की जान होते हैं, कि जिनको पढ़ने के बाद शायर कहता है कि हाँ मेरा ये गजल शेर इस गजल के अंदर सबसे अच्छा शेर है, उसे बैतुल गजल कहते हैं। जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे बैतुल गजल कहा जाता है। लेकिन इसमें बच्चों एक बात यह है कि पढ़ने वाले के मुताबिक ही वो बैतुल गजल होता है, कि मैं गजल पढ़ रहा हूं, मुझे पता नहीं कौन सा शेर अच्छा लगे। आप गजल पढ़ोगे, आपको पता नहीं कौन सा शेर अच्छा लगे, क्योंकि गजल की खास बात यह है कि गजल के हर शेर का अलग मतलब होता है। गजल लिखी तो जाएगी एक रब्त के अंदर, एक बहर के अंदर लिखी जाएगी, एक ही काफिया और एक ही रदीफ का इस्तेमाल वहां पर होगा, एक ही तरह के काफिया और एक ही रदीफ का इस्तेमाल होगा। लेकिन उसकी खास बात यह है उसका हर शेर अपने अलग माने रखता है, अलग अलग मफहूम रखता है, अलग इकाई होता है एक शेर। आपको ये ध्यान रखना है। गजल का नज्म के अंदर जब हम देखेंगे तो नज्म एक ही मौजू के ऊपर मुसलसल लिख दी जाती है, सबका जुड़ाव होता है। लेकिन गजल में जुड़ाव नहीं होता। गजल का हर शेर अपना एक जुदागाना माने रखता है, जुदागाना मफहूम होता है, उसका जुदागाना मजमून उसके अंदर होता है। तो इसलिए हर पढ़ने वाले के ऊपर वो निर्भर करता है, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा शेर पसंद आता है। हो सकता है जो शेर मुझे पसंद आए, जिसको मैं बैतुल गजल कहूं, आपको वो शेर पसंद नहीं आए। आपको जो शेर पसंद आए वो आपके साथी को पसंद नहीं आए, वो कहे कि दूसरा शेर है। तो ये बैतुल गजल पढ़ने वाले के ऊपर करता है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ता है, और उसी के हिसाब से बैतुल गजल होता है। तो ये हमने साख्त देखी, बनावट देखी गजल की, इसी के मुताबिक गजल लिखी जाती है, जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया पाया जाता है। किसके? मतलब के। अब मैंने बता दिया, आपको याद रखना है। पहले शेर को, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और उसके अंदर क्या खास बात होती है कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। लेकिन बाद वाले अशार में क्या होता है कि पहला वाला हम काफिया हम रदीफ नहीं होता, फिर दूसरा मिसरा मतले के हम काफिया और हम रदीफ होता है। जब अभी हम गजल पढ़ेंगे, आगे वाले हिस्से में गजल आएगी, उसमें मैं आपको और उसकी वजाहत कर दूंगा आपके सामने। अभी आपको समझ लेना है इसको अच्छी तरह। तो पहले मिसरे के, पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। गजल के लिए काफिया लाजमी है, बगैर काफिया के गजल नहीं लिखी जा सकती। गजल के अंदर काफिया लाजमी है, लेकिन रदीफ की शर्त नहीं है। शौरा ने बगैर रदीफ के भी गजलें लिखी हैं। काफिया जरूरी है, रदीफ जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है। तो गजल के लिए काफिया लाजमी है। कई शौरा ने कुछ गजलें बगैर रदीफ के भी कही हैं। ऐसी गजलियात गैर मुरद्दिफ कहलाती हैं। गैर मुरद्दिफ गजल किसको कहते हैं? वो गजलें कि जिसके अंदर काफिया तो हो लेकिन रदीफ नहीं हो। रदीफ नहीं है, वो गैर मुरद्दफ कहलाएंगी। मतले के बाद भी अगर शायर दिगर शायर अशार के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल करता है तो उस शेर या अशार को हुस्न मतला कहते हैं। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे, उसको मतला कहा जाता है। उसके बाद के जो होंगे उसमें पहले मिसरा हम काफिया नहीं होगा, हम रदीफ नहीं होगा, दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होगा। लेकिन अगर दूसरा मिसरा भी हम काफिया और हम रदीफ आ जाए, वो भी मतले की तरह आ जाए, तो दो मतले नहीं होंगे, वो दूसरे मतले को हम हुस्न मतला कहेंगे, दूसरे मतले को। और अगर तीसरा भी आ जाए तो उसको मतला सानी कहेंगे, अगर तीसरा भी इस तरीके का आ जाए, हुस्न मतला कहते हैं। गजल के बकिया अशार जिनके महज दूसरे मिसरों में रदीफ और काफिया हो, उसे बेत या फर्द कहते हैं। उसके बाद जो अशार होते हैं जो आसानी से हमें पढ़ते हैं उनको, कि हमें सिर्फ एक ही तरफ उनके काफिया और रदीफ दिख रहा है, दूसरी तरफ नहीं है, उन सबको हम फर्द कहेंगे या बेत कहेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। ये बनावट हमने देखी, उसकी साख्त किस तरह से बनती है गजल। गजल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। गजल की खास बात है, ये बहुत बड़ी बात है गजल की। जब गजल लिखता है शायर तो हर शेर का उसका अलग मफहूम होता है, अलग माने होते हैं।
कोई जुड़ाव नहीं होता दूसरे शेर के अंदर। जो एक शेर होता है वही अपनी कहानी बयान कर देता है, उसके पीछे जो राज छिपा होता है, जो उसके पीछे मफहूम छुपा होता है, वो खुद के अंदर यगाना होता है, वो अकेला उसी के अंदर शामिल होता है सारा का सारा। दूसरे जो शेर होंगे उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, उनसे उनका कोई जुड़ाव नहीं है। तो गजल में आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम तशरीह भी करेंगे तो सिर्फ दोनों मिसरों की जो एक शेर है, एक शेर की तशरीह करेंगे और उसी शेर के अंदर हम पूरी की पूरी उसका पूरे शेर का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। पूरी कहानी उस एक शेर के अंदर ही रहती है। अगला जो अशार आएगा, उसका अगले जो अशार आएंगे, उनके सबके अलग मतलब होते हैं, सब अपना अलग अलग यगाना देते हैं, सब इकाई के अंदर होते हैं अपने एक एक। यानी हर शेर में एक मुकम्मल बात या ख्याल होता है। हर शेर के अंदर एक मुकम्मल ख्याल या बात होगा, मुकम्मल मजमून होगा। इसीलिए गजल का हर शेर एक अलग इकाई होता है और वो अपने आप में मुकम्मल होता है, वो अधूरापन नहीं है उसके अंदर। जो कहानी उसके पीछे है, जो उसका माने हम देखेंगे, वो माना अपने आप में मुकम्मल हो जाएगा। मानवी एतवार से उसका दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कभी कभी शायर कोई मजमून या ख्याल एक शेर मुकम्मल बयान नहीं कर सकता, तो वो अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दूसरे शेर का सहारा लेता है। लिहाजा ऐसे अशार कतबंद शेर कहलाते हैं। अब कई बार ऐसा भी हो जाए कि वैसे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा गजल इकाई होती है, एक ही शेर के अंदर उसका माना बयान कर दिया जाता है, उसका एक ही शेर के अंदर सारी कहानी होती है उसके पीछे। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा, और नहीं होता आमतौर पर। अमूमन जो आपके कोर्स में भी जो गजलें दे रखी हैं और पिछली क्लासों में भी और आगे भी आपके जो गजलें हैं, उनमें ऐसा कहीं नहीं है कि दूसरे शेर के अंदर भी बात की जाए, दूसरे शेर के अंदर भी बताया जाए। लेकिन फिर भी कभी आपके सामने ऐसा शेर आ जाए कि दूसरे अशार के अंदर भी शायर को अपनी बात की वजाहत करनी पड़ रही है, पहले शेर से मुतालिक ही अगला शेर भी देना पड़ रहा है, उसके अगला भी देना पड़ रहा है, तो उस शेर को कताबंद कहते हैं। गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मैंने अभी आपको बताया तखल्लुस के बारे में कि शायर जो दूसरा नाम रखता है जुदागाना शायरी के लिए और फिर शायरी में इस्तेमाल भी करता है उस नाम को, उसे तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस जिस शेर में इस्तेमाल करेगा वो शेर मक्ता कहलाएगा। मानवी एतवार से गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं, जो सबसे अच्छा शेर होगा। लेकिन मैंने आपको साथ में यह भी बता दिया कि वो फिक्स नहीं है किसी भी शेर के लिए कि यही बैतुल गजल है। बैतुल गजल पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला क्या समझता है उस शेर से। मैंने आपको अभी बताया कि मैं क्या सोचता हूं, मुझे कौन सा शेर अच्छा लगे। हो सकता है कि जो मुझे अच्छा लगे वो आपको अच्छा नहीं लगे। तो बैतुल गजल कारी के ऊपर है, कारी जो सचे जो समझे उसको बैतुल गजल बता दे। लेकिन उसका इंतखाब गजल के कहने या सुनने वाले पर मुनहसिर होता है। गजल में अशार की कोई कैद नहीं, एक मुकम्मल गजल में कम अज कम 5 अशार होते हैं। अब अशार की तादाद, ये कितने अशार होने चाहिए गजल के अंदर, हमने गजल की बनावट देखी, गजल के जो शेर हैं उनके नाम देखे कि अलग अलग अशार को किस किस नाम से पुकारा जाता है। अब उनकी तादाद के कितने होने चाहिए, तो जो उलमा हैं हमारे, जो अदीब हैं, जो शोरा हैं, उन्होंने कोई फिक्स तादाद नहीं बताई है गजल की। कितने भी शेर के ऊपर गजल मुबनी हो सकती है, कितने भी अशार उसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन एक मुकम्मल गजल जिसको कहा जाता है उसमें कम अज कम 5 अशार होना लाजमी है। 5 से कम होते हैं तो वो मुकम्मल गजल नहीं मानी जाती। और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं इसको। तो 5 से कम अगर गजल के अंदर अशार होते हैं तो वो गजल नामुकम्मल कहलाती है। अमूमन गजल में 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 अशार तक होते हैं। इससे ज्यादा अशार की गजलें भी लिखी गई हैं बच्चों, उससे ज्यादा अशार पर भी शोरा ने कई गजलें लिखी हैं। गजल की सबसे बड़ी खूबी उसका इजाज और इख्तिसार है, यानी कम अल्फाज में शायर बहुत कम बयान कर देता है। इजाज कमी करना, छोटा करना, और इख्तिसार यानी भी छोटा करना। तो गजल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका छोटापन, ये जो जामियत होती है गजल के अंदर, जो इख्तिसार होता है, ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। बड़े से बड़े मफहूम को भी गजल अपने एक शेर के अंदर बयान कर देती है। और
कई बार इतनी आसानी से बयान कर देती है कि हमें जब उसकी शरह करते हैं, उस गजल की शरह करने के अंदर मुश्किल होती है, इतनी आसानी से उस गजल के अंदर, उस शेर के अंदर बात को समझा दी जाती है, बात को बता दी जाती है। तो इख्तिसार होता है गजल के अंदर, और यानी कम अल्फाज में शायर बहुत कुछ बयान कर देता है, और यही अम्र गजल की मकबूलियत का सबसे बड़ा सबब है। सबसे बड़ा सबब क्या है? इख्तिसार। गजल बड़ी बड़ी बातों को भी, बड़े बड़े मुद्दों को भी, बड़े बड़े मसाइल को भी 2 मिसरों के अंदर पेश कर देते हैं गजल के अंदर, क्योंकि उससे मैंने आपको बताया था हर अशार अलग इकाई होता है, अपना एक अलग मफहूम रखता है। तो एक अशार के अंदर ही बात समझ में आ जाती है कि क्या बात कही जा रही है। आगे आते हैं। अब उर्दू के अंदर गजल गोई की शुरुआत कब हुई, किसने करी और किस तरह से आई? तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले जो थे उर्दू अदब के अंदर गजल को, वो थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से वाबस्ता थे, आपके खादिमों में थे, आपके साथ थे। तो आपने गजल की शुरुआत की थी हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने, और ये जो गजल की शुरुआत हुई, मान लो आप लगभग 13वीं सदी के अंदर गजल की शुरुआत आपने कर दी थी अमीर खुसरो ने। इसके बाद दक्कनी हिंदुस्तान में भी कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और मुल्ला वजही गवासी और नसरूनी वगैरह ने गजलें कही थी। फिर इसके बाद अमीर खुसरो के बाद दक्कन के अंदर चली गई गजल, और दक्कन के अंदर कुली कुतुब शाह ने गजल को मशहूर कराया। हमने जब असनाफ के बारे में हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि उर्दू अदब को शुमाली हिंद से पहले दक्कन के अंदर फराग मिल गया था, दक्कन के अंदर ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू चुकी थी, उसके बाद शुमाली हिंद के अंदर उर्दू आई थी। सभी सिंफ का यह हाल है कि दास्तान भी, मरसिया भी, मसनवी भी और जो दिगर असनाफ होती हैं हमारी उर्दू शायरी की, तो सबसे पहले वो दक्कन में शुरुआत होती है और उसके बाद वो शुमाली हिंद की तरफ आती है। लेकिन ये दौर मसनवी का दौर था, फिर भी इस दौर में सिंफ गजल के आसार नुमाया तौर पर नजर आते हैं। इस दौर के गजल के सबसे बड़े शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह तस्लीम किए जाते हैं। कौन से दौर के? ये हैं लगभग 17वीं शताब्दी के, 17वीं सदी के वली दक्कनी जो थे। वली दक्कनी उर्दू की गजल को बाकायदा शुरुआत करने वालों के अंदर से हैं। इसकी आप समझ लीजिए कि बुनियाद डालने वालों के अंदर से हैं। जो बाकायदा गजल है उर्दू के अंदर लिखी गई है, उसको आप तस्वीर आम पर लेकर आए और आपने मशहूर कराया उसको। उनके बाद उर्दू गजल की बाकायदा एक मुस्तंद और आम में काबिल, अवाम में काबिल कबूल सिंफ की हैसियत अता करवाने में वली दक्कनी का किरदार अहम है। वली ने शुमाली हिंद में दिल्ली आकर उर्दू गजल को नया लहजा और आहंग अता किया। तो पहले दक्कन के अंदर वली दक्कनी ने शुरू कर दी गजल, और दक्कन के अंदर आपने गजल को बहुत मशहूर करवा दिया। आपकी गजलें दक्कन में जब मशहूर हो गई और आपके चर्चे शुमाली हिंद तक होने लगे, तो आप वहां से हिजरत करके शुमाली हिंद की तरफ आए, और शुमाली हिंद के अंदर भी आपने बहुत खूबसूरत गजलें लिखी। तो ये थी शुरुआती शोरा, शुरुआती अदीब, जिन्होंने गजल को उरूज बख्शा, गजल को आगे बढ़ाने के अंदर अपना हाथ बढ़ाया। आगे आते हैं। इसके बाद 18वीं सदी के अंदर, 18वीं सदी के आगाज में उर्दू गजल का उरूज शुरू हुआ। इस दौर में उर्दू के 3 बाकमाल शायर पैदा हुए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द। इन्होंने उर्दू गजल को मेराज अता की। वली दक्कनी के बाद शुरुआत कर दी अमीर खुसरो ने, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने शुरुआत कर दी उर्दू गजल की। उसके बाद के दौर के अंदर कुली कुतुब शाह ने गजल को आगे बढ़ाया। कुली कुतुब शाह के बाद वली दक्कनी ने आगे बढ़ाया, और वली के बाद गजल को आगे बढ़ाने की बागडोर किसने संभाली? मीर तकी मीर ने। उस दौर का 18वीं सदी का मीर तकी मीर बड़ा नाम है। तो मीर तकी मीर, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, और एक और नाम है ख्वाजा मीर दर्द। तो सौदा, मीर और दर्द ने 18वीं सदी के अंदर गजल को आगे बढ़ाया, इसको उरूज दिया। इसी दौर में खान आरजू शाह हातिम और मिर्जा मजहर जान जाना ने जैसे शायर भी दुनिया अदब में नमूदार हुए। इन्हीं दौर के शायर हैं ये कि मीर के आसपास के मीर के हमअसर। उन्होंने उर्दू गजल को एहाम गोई और लफ्जी सनाहियतों से पाक किया।
मीर, सौदा और दर्द ने उर्दू गज़ल में हुस्न और इश्क की वारदात के साथ ही अखलाक व तसव्वुफ के मज़ाइन भी शामिल किए। तो गज़ल अपने शुरुआती मानों के अंदर थी, तो उस वक्त उसके अंदर वही जो हमने शुरुआती बातें की थी, जो गज़ल के माने थे, हुस्न और इश्क की बातें करना, उन्हीं हद के अंदर महदूद थी, उन्हीं हदों के अंदर गज़ल लिखी जाती थी। लेकिन जो बाद के शोरा हैं जिनके नाम दिए गए हैं, कि यहां से आप देखिए, खान आरजू शाह हातिम और मिर्जा मजहर जाने जाना जैसे शोरा भी उस वक्त के अदीब है। इन्होंने उर्दू अदब को, उर्दू गज़ल को, जो पुरानी एहाम गोई उसमें होती थी, एहाम यानी एक बात के दो मतलब निकालना, बनावटी बातें करना, हुस्न और इश्क की बातें करना, फहशबाजी की बातें करना, वो बातें इन्होंने उर्दू गज़ल को उन चीज़ों से पाक कर दिया और इसको सीधे रास्ते के ऊपर, तसव्वुफ के रास्ते के अंदर और अखलाकी, जो मुआशरे की अखलाकी इस्लाह होती है, उस रास्ते के ऊपर आप गज़ल को लेकर आए। आगे आते हैं। सौदा ने गज़ल में तख़य्युल की बुलंदी, कसीदा जैसा तमतराक और जोर बयान पेश किया है। तमतराक शोखी, चमक दमक। तो सौदा जो अपने कसीदे के लिए मशहूर थे, बहुत अच्छे कसीदे लिखते थे, जब उन्होंने गज़ल आजमाई तो उन्होंने गज़ल को लिखते हुए गज़ल के अंदर अपने कसीदे जैसी चमक पैदा कर दी, कसीदे जैसी शोखी पैदा कर दी और जोर बयान पैदा कर दिया अपनी आवाज़ के साथ गज़ल के अंदर। और दर्द ने इस सिन्फ में सूफियाना ख्यालात नज्म किए। दर्द ने सूफियाना, दरवेशाना ख्यालात गज़ल के अंदर डाल दिए। वही मीर तकी मीर ने इस सिन्फ में सोजो गदाज, आओ फुगा, दर्द कसक के जज्बात अदा करने के इस सिन्फ को आफाकियत बख्शी। सोजो गदाज, आओ फुगा, दर्द भरी आवाज, पैशन गज़ल के अंदर किसने डाला? मीर तकी मीर ने। मीर तकी मीर ने गज़ल को दर्द भरा दर्द देकर और उसको नयापन देकर और उसके अंदर तरह तरह की चीजें डालकर गज़ल को आफाकियत बख्शी, आसमान के ऊपर, आसमान की ऊंचाइयों पर गज़ल पहुंचा दी। साथ ही सादगी, शीरनी, असर आफरीनी और दाखिली कैफियत की अदायगी से गज़ल को हर दिलरेज, हर दिल अजीज बना दिया। दाखिली कैफियत, जो जिस पे अंदर की हमारी कैफियत होती हैं, हमारी अंदरूनी जो हमारे नफ्सियात होती है, उस नफ्सियात की बातों को मीर तकी मीर ने अपनी गज़ल के अंदर शामिल किया और गज़ल को लज़्ज़तदार बना दिया, जिससे ये हर दिल अजीज हो गई, सभी को मकबूल हो गई गज़ल। उर्दू गज़ल के लिए दौर सुनहरी दौर साबित हुआ। मीर ने इस सिन्फ को वो उरूज बख्शा कि बकौल प्रोफेसर डॉक्टर फजल इमाम उर्दू गज़ल का दूसरा नाम मीर तकी मीर है। चुनांचे ये कहना कि उर्दू गज़ल अपनी मकबूलियत और आफाकियत के लिए हमेशा मीर तकी मीर की मरहून मिन्नत रहेगी, बिल्कुल सही दुरुस्त होगा। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, इमाम गज़ल कहा जाता है। वो उसी लिए कहा जाता है क्योंकि मीर तकी मीर ने गज़ल को अपने उस दौर के अंदर मशहूर कराया। उस दौर के अंदर ऐसी गज़लें लिखी जब गज़लों को ज़्यादा उरूज नहीं मिला था, गज़लें नई नई थी और मसनवियाँ कसीदे के अंदर लोग ज़्यादा तवज्जो देते थे, वहाँ ज़्यादा लोग थे, गज़ल लिखने वाले कम थे। आपने गज़ल को वो ऊंचाइयाँ बख्शी कि गज़ल सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर सिन्फ़ सुखन बन गई मीर तकी मीर की वजह से। इसलिए उर्दू गज़ल मीर तकी मीर की हमेशा शुक्रगुजार है। अब मीर के बाद के दौर के अंदर आते हैं कि उस वक्त क्या हुआ। तो 18वीं सदी के निस्फ आखिर में शुमाली हिंद में मुसफ़ा, जुर्रत, इंशा और रंगीन जैसे शोरा ने सिन्फ को ताबना की बरकरार की, ताबना की चमक, तजल्ली बरकरार की उसकी। और फिर ये जो शोहरत है, ये गज़ल के अंदर इस दौर में उन शोरा ने उर्दू गज़ल में तसन्नु आवर्द और मुआवला बंदी जैसे ख्यालात का इजहार का जरिया बना दिया। हालांकि ये गज़ल के मेयार और तकद्दुस के एतबार से मुज़िर साबित हुए। जब 18वीं सदी के अंदर गज़ल अपने नए रूप के अंदर आ रही थी, मीर तकी मीर ने गज़ल को ऊंचाइयां बख्श दी थी, तो मीर तकी मीर के बाद जो शोरा आए, मुसफ़ा, जुर्रत, इंशा और रंगीन, इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर गज़ल को फिर से बनावट पैदा कर दी। जो मीर तकी मीर ने उसको ऊंचाइयां बख्शी थी, सूफियाना अंदाज बख्शा था, तख़य्युल की परवाज बख्शी थी, जदीदियत बख्शी थी,
उनको खत्म करने की कोशिश की फिर इन्होंने, और इन्होंने गजल के अंदर बनावट पैदा कर दी, तसन्नु आवर्त गजल को बना दिया। और मामलाबंदी होता है राजो नियाज की बातें, राज की बातों को अशार में इस्तेमाल करना, सिन्नत है ये भी मामलाबंदी कहलाता है। तो इन्होंने मामलाबंदी शुरू कर दी गजल के अंदर। तो बच्चों, मामलाबंदी और तसन्नु बनावट की वजह से, क्योंकि बेसाख्तगी पसंद आती है लोगों को, नयापन जदीदियत पसंद आती है, बनावटीपन किसी को पसंद नहीं आता, तो फिर गजल के लिए ये बातें नुकसानदेह साबित हुई। जो इन्होंने तसन्नु किया, बनावट किया, शोखी इस्तेमाल की इसके अंदर, तो गजल पढ़ने वालों को चीज पसंद नहीं आई और गजल के लिए ये चीज नुकसानदेह रही। हालांकि ये गजल के मेयार और तकद्दुस के एतबार से मुजिर साबित हुई। मुजिर यानी नुकसानदेह, इन चीजों ने गजल को नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी उर्दू गजल में नए ख्यालात और अफकार ने अपनी जगह बनाई। ये नए ख्याल थे, इन्होंने गजल को नुकसान पहुंचाया, लेकिन नए ख्याल थे, नया इस्तेमाल हो रहा था ये चीजों का, तो फिर भी ये गजल के अंदर शामिल हुए। लखनऊ के ऐश परवर माहौल में रहकर उन शोरा ने गजल में तसन्नु आवर्द और मामलाबंदी के साथ ही ओरियानी और इब्तिजाल को भी शामिल कर दिया गया। लखनऊ का ऐश परवर माहौल क्यों बताया गया यहां पर, तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के अंदर नवाब थे, धन दौलत की, पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर तरह का ऐश और आराम का सामान उनको मुहैया था। जबकि दिल्ली के अंदर जिंदगी मुश्किल थी, दिल्ली के अंदर गदर के बाद के हालात खराब थे, गदर के वक्त भी वहां पर हालात खराब थे। तो दिल्ली के जो शायरी है वो लखनऊ की शायरी से अलग तरह की शायरी है। ये बच्चों दबिस्तान बांट दिए गए हैं, जब हम दबिस्तान पढ़ेंगे तब और वाज़ेह हो जाएगी ये चीज हमारे कि दबिस्तान क्यों बटे हैं और दबिस्तानों में किस तरह की शायरी की जाती है। तो दिल्ली भी एक दबिस्तान था, लखनऊ भी एक दबिस्तान था। लखनऊ को जो दबिस्तान था, यहां पर बच्चों आराम और इशरत की शायरी होती थी, क्योंकि शायर जो नवाब होते थे, जो हाकिम होते थे, उनको खुश करने के लिए शायरी लिखते थे। उनको मुआशरे की इस्लाह से मतलब नहीं था। मुआशरे में गलतियां जो हो रही हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए शायरी नहीं लिखते थे। ये शायरी लिखते थे दबिस्तान लखनऊ के शायर सिर्फ हुस्न और इश्क और मोहब्बत की, लुत्फ और मजा की, ज़राफत की शायरी लिखते थे। और ये इनका मतलब होता था, ये मकसद होता था नवाबों को और जो उस वक्त हाकिम थे लखनऊ के, उनको खुश करना। उनको खुश करने के लिए ही वो शायरी लिखी जाती थी। तो जो शायरी होती थी लखनऊ की, वो ऐशो इशरत की शायरी होती थी। तो उसके अंदर हकीकत पसंदी नहीं होती थी, उसके अंदर जद्दत नहीं होती थी, और उसके अंदर ख्याल की परवाज नहीं होती थी, तखय्युल की अजमत उसके अंदर शायरी के अंदर नहीं मिलती थी। तो गजल को तसन्नु दिया, तसन्नु आवर्त शायरी की, साथ ही मामलाबंदी, जो मैंने आपको बताया कि राज और नियाज की बातें करना, महबूब और आशिक और माशूक के राज की बातों के ऊपर शायरी करना, आपसी बातचीत के ऊपर शायरी करना, इशारों कनायों के अंदर बातें करना, ये वहां गजलों के अंदर आम हो गया था, लखनऊ की गजलों के अंदर। इसके साथ ही उरियानी होता है बच्चों, जिनसी बातें करना, फहश बातें करना, खराब बातें करना, जो नहीं करनी चाहिए वो करना। और इब्तिजाल को भी इसी तरह की बातों में शामिल किया जाता है कि खराब बातें करना, जिनसी बातें करना, शायरी के अंदर जिनसी मौज़ूआत को ज्यादा करना, कमीनापन भी इसको कहा जाता है। तो जो नहीं होनी चाहिए कलाम में, वो बातें भी इन्होंने लखनऊ ने, जो लखनऊ से मुतासिर शोरा, लखनऊ वाले शोरा ने शामिल कर लिया। लिहाजा गजल में महबूब से छेड़छाड़, नोक झोंक और इखलाक की बातों को खुले तौर पर जिक्र होने लगा। इखलाक की बातें, मोहब्बत की बातें, तो इश्क व महबूब की बातें हो रही हैं, तो छेड़छाड़ की बातों को, इख्तिलात को, मोहब्बत को और रूठने मनाने की बातें, नोक झोंक जो होती है, तो उन बातों को जिनको शामिल नहीं करना चाहिए था, जो अदबी हैसियत नहीं रखती हैं, बातें अदब के दायरे से बाहर हैं, उन बातों को भी शायरी के अंदर शामिल कर लिया गया। तो उससे उर्दू अदब को उस वक्त नुकसान पहुंचा था, लेकिन नई चीज थी ये, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। इसी दौर में उसके असर से रेख्ती की इजाद हुई। अब गजल के अंदर एक और सिर्फ निकली उस वक्त, रेख्ती निकली। रेख्ती ऐसी शायरी कहलाती है जिसमें औरतों की बातें औरतों की जुबान में नज्म करते थे, यानी कोई औरत किसी मौजू के ऊपर किस तरह से बयान करेगी, उसके अंदाज में वो शायरी करते थे, उस औरत के अंदाज में,
औरत की बोलचाल के लहजे के अंदर जो शायरी की जाती थी उसे रेख्ती कहा गया उस वक्त। इससे उर्दू गजल में उर्यानियत और इब्तिजाल की शमूलियत हुई। तो बनावटीपन और फहाशबाजी जो मैंने आपको बताया कि नहीं होनी चाहिए, जिनसी मालूमात की बातें हैं शायरी के अंदर, वो बहुत ज्यादा शमूलियत हो गई इसकी। गजल तो इन्होंने करी दी थी, साथ ही नई किस्म रेख्ती बना दी, तो रेख्ती में भी इसी तरह की फहश बातें शामिल कर ली गई। हुस्न और इश्क की बातें, मोहब्बत की बातें, राज और न्याज की बातें जो नहीं होनी चाहिए शायरी के अंदर, वो बातें शामिल कर ली गई। तो इससे उर्दू गजल को बहुत नुकसान पहुंचा। ये कब की बातें हैं? ये 18वीं सदी के कब्ल की बातें हैं, 18वीं सदी के बीच की बातें हैं। आगे आते हैं इसके बाद 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआत में उर्दू गजल के अख्तर शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी। अब 18वीं सदी जब चल रही थी तो उसके बाद के जहां सुधार आना शुरू हुआ, जहां समझना शुरू हुआ, समझदारी आनी शुरू हुई, तो 18वीं और 19वीं शुरू होने वाली थी। तो वहां कौन पैदा हुए? नासिक लखनवी पैदा हुए। ख्वाजा हैदर अली आदिश, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मिर्जा गालिब और हकीम मोमिन खां मोमिन जैसे शोराए आफाक शायर नमूदार हुए। ये बहुत बड़े नाम है बच्चों शायरी के अंदर, उर्दू शायरी में। मीर तकी मीर के बाद गालिब का ही नाम लिया जाता है, मोमिन का नाम लिया जाता है, ज़ौक़ का नाम लिया जाता है, क्योंकि इनकी शायरी मेयार के मुताबिक शायरी है और शोराए आफाक, इनकी आफाक के ऊपर शोहरत पहुंची हुई है, इतने मशहूर शोरा हैं ये। तो जब ये हुए तो गजल फिर से अपनी शोहरत के ऊपर पहुंची, ऊंचाई के ऊपर पहुंचनी शुरू हो गई। आतिश और नासिक ने लखनवी रंग में रहते हुए गजल में रंगीनी, मामलाबंदी और मामलाबंदी आवर्द के साथ ही नाजुक ख्याली, मामलात हुस्न और इश्क और तसव्वुफ के जज्बात समोए हुए। तो दिल्ली में ज़ौक़ दहलवी ने गजल गोई में अपनी उस्तादी और कादिरुल कलामी साबित की। तो नासिक और आतिश जो हैं ये लखनऊ में शायरी करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने कलाम के अंदर वो फहशियात से दूरी बना ली, वो इख्तिलात से दूरी बना ली जो उनसे पहले के शोरा के अंदर, लखनऊ के अंदर मिलते थे। तो आतिश और नासिक ने लखनऊ को संभाला, तो ज़ौक़ ने दिल्ली की कमान संभाली, और दिल्ली के अंदर ज़ौक़ उस्ताद थे ज़ौक़, तो उन्होंने अपनी उस्तादी बता दी, क्या देखो इस तरह की गजलें की जाती हैं, इस तरह की शायरी की जाती है। उस्तादी और कादिरुल कलामी, कलाम पर कुदरत रखने वाला। मोमिन ने गजल में मामलात इश्क का बयान कर महबूब के हुस्न जमाल की गजल का मौजू बनाया और गजल में तगज़ुल पैदा गया। गजल के अंदर जो उसका गजलपन होता है, उसमें उस हुस्न और इश्क की, महबूब से मिलन की बात होती है। ये मोमिन ने सूफियाना अंदाज में बातें की, इन्होंने साफ अंदाज में, सलीस अंदाज में बातें की। वही मिर्जा गालिब ने गजल में नए ख्यालात और नया रंग और आहंग पैदा किया। मिर्जा गालिब जो हैं बहुत ज़हीन शायर थे, बहुत तेज जहन के मालिक थे, तो उन्होंने पुराने रिवायत से हटकर शायरी की। जो पहले जो लोग सोचते थे, आपने उसे तर्क कर दिया कि मुझे ऐसा नहीं करना, और जद्दत पसंदी की आपने शायरी की। आपकी शायरी के अंदर अलग तरह के ख्यालात, अलग तरह के रंगात मिलते हैं, अलग तरह के मौज़ूआत गालिब की शायरी के अंदर नजर आते हैं। तो गालिब ने शायरी को नया रंग और आहंग दे दिया, नई बनावट दे दी, और गालिब ने गजल में रिवायात पारियना से हटकर तखय्युल, फिक्र, फलसफा और हुकमत के साथ ही नया अंदाज़ बयान राइज करके गजल को एक नई राह बख्शी। जो पुरानी रिवायात थी, जो पुरानी चलती हुई फिरसौदा शायरी थी, गालिब ने उसे छोड़ दी, उसे छोड़कर बिल्कुल नया अंदाज अपनी शायरी के अंदर लिया है, नया अंदाज बयान लिया है। और नया अंदाज बयान क्या था? तखय्युल, फिक्र, फलसफा और हिकमत के साथ ही नया अंदाज बयान राइज हो गया गालिब की शायरी के जरिए उर्दू गजल के अंदर। यह दौर उर्दू गजल का जर्री दौर कहलाता है, सबसे अच्छा दौर कहलाता है, बहुत अच्छा दौर कहलाता है, जहां गजलें लिखी गई हैं। आगे आते हैं 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी के निस्फ आखिर में, निस्फ यानी आधी 19वीं सदी, आधा 19वीं सदी के निस्फ आखिर में दाग दहलवी, अमीर मीनाई, जनील मानकपुरी, तस्लीम लखनवी, आरजू लखनवी, हसरत मोहानी, फानी बदायूनी जैसे बाकमाल शोरा, और फिर 20वीं सदी में जिगर मुरादाबादी, अजीज लखनवी, असगर गोहुंडी, शाद अजीमाबादी, फिराक गोरखपुरी, इसरारुल हक मजाज लखनवी, फैज़ अहमद फैज़,
हफीज जालंधरी, मोइन हसन जज्बी, मजरू सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी, अख्तर अंसारी, जान निसार अख्तर, नासिर काज़मी और साहिर लुधियानवी जैसे शोरा ने गजल की मकबूलियत में जा बजा चार चांद लगाए। ये वो शायरा हैं 19वीं सदी के अंदर जिन्होंने गजल को ऊपर उरूज पर पहुंचाया, और उसके बाद 20वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी के शुरुआत के अंदर गजल को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बच्चों, ये 13वीं सदी से और 20वीं सदी तक का जो तारीख है उर्दू अदब की, उर्दू गजल की, वो हमने पूरी की पूरी यहां पर समेट ली है। इस सबक के अंदर हमने गजल की तारीफ पढ़ी और बाद में 13वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक जो शोरा हुए हैं, यहां पर शोरा ने कैसा काम किया है, किस तरह से गजल को बढ़ावा दिया है और किस तरह से गजल कमजोर हुई है, उन बातों का हमने मुताला किया। इसके अंदर जो चीजें दे रखी हैं, आपको नुकात के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर लिखने की उसको कोशिश करनी है और समझने की कोशिश करनी है। साथ ही गजल किससे कहते हैं, गजल की तरकीबी क्या है, अज्जा क्या क्या है, मतले को क्या कहते हैं और अशार किस तरह से लिखे जाते हैं, उसका भी आपको अपने जहन में रखना है। और बच्चों, गजल का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है पूरा, जो पहला सबक है हमारा नज्म के हिस्से का। इसी के साथ गजल का ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।